नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडियन टीम आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड टी20 में आज अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने जा रही है और ये मैच होगा आयरलैंड के अगेंस्ट। और उसी वेन्यू पे खेला जाएगा जहां ये लास्ट मैच इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, गिबरहा के अंदर। ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, गिबरहा। और लास्ट मैच यहीं पे खेला था इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहीं पे आज खेलने जा रही है इंडिया आयरलैंड के अगेंस्ट। शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 बजे ये मुकाबला स्टार्ट होगा और इंडिया के लिए ये मस्ट विन गेम है। और उम्मीद तो यही है कि इंडिया ये मुकाबला जीतेगा और जीतना भी चाहिए आयरलैंड के अगेंस्ट है। और अगर ये मुकाबला इंडिया जीतता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। और बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से तो देखने को यही लग रहा है कि इंडिया इस ग्रुप में, अपने ग्रुप में सेकंड ही फिनिश कर पाएगा, टॉप फिनिश वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो लास्ट जो ग्रुप टॉपर्स की लड़ाई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो हार गया था इंडिया। तो उसके बाद ग्रुप टॉप फिनिश करना तो थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ पे इंग्लैंड का एक मैच बचा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो अनलाइकली सा लग रहा है कि इंग्लैंड पाकिस्तान से हारेगा और इंडिया तो आयरलैंड से जीत जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मे भी इंडिया टॉप फिनिश ना कर पाए ग्रुप में। बट अभी के लिए ये जरूरी है कि इंडिया इस मैच को जीते और क्वालिफाई करे सेमीफाइनल्स के लिए। अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए, इंग्लैंड अपना आखिरी मैच नहीं हारता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो फिर इंडिया को खेलना होगा अपना सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब बहुत पिछले टाइम से यही बातें कर रहे हैं, अवॉइड करें, बट ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो फिर हमारे साथ होती है। तो यही यही कुछ हुआ है इंडियन टीम के साथ वर्ल्ड कप में कि ऑस्ट्रेलिया से उनको खेलना पड़ेगा सेमीफाइनल्स में। अगर वो आज का मैच जीतती है तो मोस्ट लाइकली तो यही कॉम्बिनेशन लग रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल्स में। इंग्लैंड ने भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लिया है, बट देखना होगा कि वेस्ट इंडीज़ ने अपना कल का मैच था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत लिया। काफ़ी रोमांचक मैच हुआ, 3 रन से वेस्ट इंडीज़ ने वो मैच जीता। उधर तो ये वाला ग्रुप अभी फंसा हुआ है। पाकिस्तान ने अभी तक एक ही मैच जीता है आयरलैंड के अगेंस्ट। तो इंडिया आज जैसे ही अपना मैच जीत जाती है तो यहाँ पे मुश्किलें मुश्किलें क्या, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। आयरलैंड ऑलमोस्ट ऑलरेडी बाहर हो चुका है इस वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की रेस से। और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान जैसे ही आज इंडिया जीतता है, ये दोनों टीमें भी बाहर हो जाएगी। तो इस ग्रुप से फिर इंग्लैंड और इंडिया दोनों क्वालिफाई कर जाएगी। फिर देखने को ये रहेगा कल का मैच जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा, और ये चीज़ तय करेगा। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को एक अच्छे खासे अंतर से हरा देता है और इंडिया आज का मैच आयरलैंड को बड़े अंतर से हरा देता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया टॉप फिनिश करे। बट 0.01% चांस लग रहा है मेरे को यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैं नहीं मान रहा यहाँ पे चांस है। तो आप ना के बराबर ये चांस समझे तो उस चीज़ से थोड़ा ध्यान हटाएं और हमारा फोकस होना चाहिए आज का मैच जीते हम अच्छे तरीके से, और अपनी जो भी गलतियां हैं उनको सुधारने पे फोकस करें और आज का मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंचे। ये हमारी आज की जो है वो यही ख्वाहिश होनी चाहिए, यही दिल तमन्ना होनी चाहिए कि आज का मैच हमें जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और डू और डाई है, बट इतनी ज़्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए। बट आज के मैच के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले जो लास्ट मैच खेला था इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसका हम रिव्यू नहीं कर पाए थे कुछ रीजंस की वजह से। टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि वो शेड्यूल ऐसा हो गया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी वो टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उस वजह से यहाँ इस पे टाइम नहीं दे पाए। बट अभी उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच तो अच्छा हुआ, जो हम सोच रहे थे ना कि अच्छा कड़ा मुकाबला होगा, वैसा ही हुआ। अगर लास्ट के 4 ओवर्स में 2-3 ओवर हटा दे, वो उधर स्मृति मंदाना आउट नहीं होती, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। बट वहाँ पे वो एक तरह से जो डकवर्थ लुइस का प्रेशर आ रहा था, रिमझिम बारिश हो रही थी वहाँ पे उस टाइम पे, तो वो बड़े शॉट्स ज़्यादा खेलने को चली गई और स्मृति मंदाना वहाँ पे आउट हुई। और वही मेरे हिसाब से गेम का टर्निंग पॉइंट वहाँ पे आया कि वरना तो 25 गेंदों पे 45 रन इंडिया को चाहिए थे तो और बन सकते थे, क्योंकि ऋचा घोष तो दूसरे छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी वो। और ऋचा घोष की यार हर मैच में ही हम बातें करने पे मजबूर हो रहे हैं, बिकॉज सी इज इन फॉर्म ऑफ हर लाइफ। इस तरह की वो बैटिंग कर रही है अभी इस टाइम पे, और ऑलमोस्ट हर मैच में एक तरह से जो फिनिशिंग चाहिए होती है ना इंडियन, हमेशा इंडिया टीम को यहाँ पे,
तो वो काफ़ी टाइम से लैग कर रही थी। ऊपर से मैं हर बार ये बात करता हूँ, तो ऊपर से मैच हम ज़रूर जीतते आ रहे थे। जैसे ही ऊपर से विकेट्स गिरते थे तो हम मैच नहीं जीत पाते या मैच को क्लोज भी नहीं लेके जा सकते थे। बट अभी ऋचा घोष के आने के बाद ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि आपको, अगर आप विकेट्स भी खो देते हो या रन रेट भी आपका कम है या आपका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, सेकेंड इनिंग में आप चेंज कर रहे हो टोटल और रिक्वायरमेंट जाता है ज़्यादा है, तो ऋचा घोष वहाँ पे मौजूद है, तो वो मुमकिन सा नज़र आता है, जो कि उन्होंने करके भी दिखाया बहुत बार। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करके दिखाया जब वो होम सीजन पे 5 T20 आए हुए थे, और यहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छा एफर्ट डाला। बट करेंगे उसके बारे में। बट उससे पहले इंग्लैंड ने यहाँ पे इंडिया ने, हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और बल्ले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो कि शुरुआती प्लो में अच्छा भी साबित हुआ। जिस तरह से रेणुका ठाकुर ने जिस तरह से गेंदबाजी की, और यहाँ पे एक चेंज हुआ इंडिया की तरफ से। देविका वैद्य बाहर गई और शिखा पांडे जो वेटरन एक्सपीरियंस पेस मीडियम पेस बॉलर है उनको, और बॉलिंग ऑलराउंडर भी हम उनको मान सकते हैं, उनको टीम इंडिया वापस टीम में लेके आई और उनको मौका मिला गेंदबाजी करने का नई बॉल के साथ। और उन्होंने और रेणुका ने शानदार गेंदबाजी की। पहले 6 ओवर्स में इंग्लैंड के 3 विकेट उन्होंने चटका लिए थे। यहाँ पे देखा जाए, पहले ओवर में विकेट गिरा डैनियल वायट का, उसके बाद तीसरे ओवर में एलिस कैप्सी आउट हो गई, फिर 5वें ओवर में डंकली आउट हो गई। तो 5 ओवर के बाद 29 for 3 था इंग्लैंड, और स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। बट यहाँ पे पार्टनरशिप हुई, फिर कैप्टन हैदर नाइट, और जो कि हम बात करते हैं नेट सीवर, ये बहुत स्पेशल प्लेयर है इंग्लैंड की तरफ से। या वर्ल्ड विमेंस क्रिकेट में हम बात करें तो नेटली सीवर बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड प्लेयर है ये, और ऑलमोस्ट हर मैच में इनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप लगी 50 ओड रन की, तो फिर मैच थोड़ा सा बैलेंस वाला स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पे जो मैच इंग्लैंड की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा गया ना, क्योंकि पिच तो मैंने आपको प्रीव्यू में भी बताया था गिबरहा की, कि थोड़ी स्लोवर साइड ऑफ पिच है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अगर मीडियम पेस बॉलर भी उंगलियां फेरते हैं बॉल के ऊपर, तो वो भी बल्ले पे गेंद अच्छे से आएगी नहीं, रुक के जाएगी उन तक, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इंग्लैंड ने एक अच्छी चीज़ की कि डेथ ओवर्स का अच्छे से यूज किया उन्होंने। और यहाँ पे डेथ ओवर्स में इंग्लैंड ने बनाए ऑलमोस्ट लास्ट के 3 ओवर में 31 रन कर दिए इंग्लैंड ने। तो यहाँ पे ऐसा था कि इंग्लैंड मैच में थोड़ा आगे भाग गई। दीप्ति शर्मा के एक ओवर में 18 रन आए, तो वहाँ पे ऐसा था कि मोमेंटम इंग्लैंड के साथ चला गया, और जो कि इंडिया यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी इंग्लैंड को 140 के अराउंड, तो वो थोड़ा सा रन ज़्यादा ज़्यादा बन गए 10 से 12, और वही अंत में डिफरेंस बना। तो यहाँ पे डेटली सिवर ने 50 रन बनाए 42 गेंदों पे इंग्लैंड की तरफ से। हीदर नाइट ने 28 रन बनाए। एबी जोन्स ने जो लास्ट में डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी की, उसकी वजह से ये स्कोर बना पाई इंग्लैंड। उन्होंने 27 गेंदों पे 40 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और रेणुका ठाकुर ने जैसे हम ऋचा घोष की बात कर रहे हैं, वही बॉलिंग लाइनअप में रेणुका ठाकुर जिस हिसाब से खेलती जा रही है, वो कभी महसूस होने नहीं दे रही है झूलन गोस्वामी की, क्योंकि हालांकि ये तो है कि वो लेजेंड थी एक, तो उनकी भरपाई करना तो मुश्किल है। बट अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि नई बॉल से जो विकेट चटकाने की जो प्रॉब्लम हो सकती थी इंडिया को, वो नहीं हो रही है, क्योंकि रेणुका ठाकुर वो काम अच्छे से करके दे रही है यहाँ पे। और आज शिखा पांडे थी उनके साथ नई बॉल के साथ अटैक में, तो उन्होंने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। रेणुका ठाकुर ने 4 ओवर में 15 रन दिए, मात्र 15 रन दिए, उन्होंने जिसमें से उन्होंने एक लास्ट में डेथ ओवर्स में भी ओवर डाला। 15 रन दिए, 5 विकेट हासिल किए, पंजा खोला उन्होंने। शिखा पांडे ने 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिए, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। और यहाँ पे पूजा वस्त्राकर महंगी हुई 2 ओवर में 24 रन। राजेश्वरी गायकवाड़ ने एक ही ओवर किया, और शेफाली वर्मा ने भी एक ओवर किया, ये महंगी हुई। दीप्ति शर्मा यहाँ पे काफ़ी महंगी साबित हुई, और यहाँ पे राधा यादव ने थोड़ी अच्छी गेंदबाजी की, उनको विकेट नहीं मिला, बट उन्होंने 4 ओवर में अपने 27 ही रन कंसीड किए। तो यहाँ पे जो वीक पॉइंट आ रहा है अभी तक, जितने भी मैचेस देखे हम, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें या फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट देखें, जो 3 मैचेस खेले हमने, ये स्लोअर साइड ऑफ पिच थी। बट यहाँ पे भी इंडिया ने लास्ट ओवर्स में रन कंसीड किए हैं, और बल्क में रन कंसीड किए हैं डेथ ओवर्स में, और मैच इंडिया से दूर गया है डेथ ओवर्स में अगर हम बात करें तो। यहाँ पे ये वाली चीज़ हमें काम करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया से, या आज का मैच आयरलैंड के अगेंस्ट खेले, वहाँ पे भी आज का मैच जीत जाते हैं तो फिर सेमीफाइनल से पहले
इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ है जो नॉकआउट गेम्स में हमें परेशान कर सकती है, चाहे वो पहले गेंदबाजी करते हुए या बाद में गेंदबाजी करते हुए। तो डेथ ओवर्स की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया को जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम करना पड़ेगा और थोड़ा इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा तो गेंदबाजी बेहतरीन हो रही है, नई बॉल से हम विकेट चटका रहे हैं, पावर प्ले में मिडल ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हैं। बट जो लास्ट के 4 5 6 ओवर है वहाँ पे थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद बल्लेबाजी आती है इंडिया की, और इंडिया की स्टार्ट काफ़ी अच्छी रहती है। और पहले 2 ओवर में खास रन नहीं आते, बट तीसरे ओवर में समृति मंधाना 4 चौके लगा देती है कैथरीन ब्रंट के। और वहाँ पे ऐसा लगता है कि इंडिया गेम में आगे भाग रहा है, बट शेफाली वर्मा कुछ खास कर नहीं पा रही थी। वही जो खींची हुई लाइन डाल रहे थे उनको इंग्लैंड के बॉलर्स, और उंगलियां फेर रहे थे उस पर, और बॉल रुक के जा रही थी बैटर्स तक। और बॉल जब भी रुक के जाती है शेफाली वर्मा के पास, तो क्योंकि उनको तो थ्रू द लाइन शॉट्स खेलना पसंद है, चाहे वो हवा में हो या ग्राउंडेड शॉट्स हो, उनको बॉल बल्ले पे आए तब ज़्यादा अच्छा लगता है। बट वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा थी इंग्लैंड की टीम की तरफ से कि इनको पेस नहीं देनी है और ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ और बॉडी से दूर रखना है, क्योंकि ट्रिगर मूवमेंट शेफाली वर्मा का क्या होता है कि वो तीनों स्टंप छोड़ के थोड़ा रूम बनाने का ट्राई करती है। वहीं पे उनको छठे सातवें आठवें स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के बॉलर्स, तो वहाँ पे वो फंस रही थी, रीच करना पड़ रहा था उनको, और वो फिर पावर जनरेट होती नहीं है वहाँ पे। और फिर ऊपर से अगर बॉल में पेस ना हो तो फिर और भी बल्लेबाज परेशानी में आता है वहाँ पे। तो वही हुआ, वो आउट हो गई। उसके बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे स्लोअर बॉल आई और वहीं पे बॉल उन्होंने ऊपर उठा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आती है जेमिमा रॉड्रिक्स, वो भी कुछ खास नहीं कर पाती है। हालांकि बोले 13 रन जरूर बनाए, लेकिन बहुत ही स्लो इनिंग्स थी ये। 16 बॉलों में उन्होंने 13 रन बनाए, तो प्रेशर बिल्ड हो रहा था इंडिया पे। उधर से स्मृति मंदाना जरूर अपने शॉट्स खेलती जा रही थी। फिर उनके आउट होने के बाद हरमनप्रीत कौर आई, वो भी एक बहुत जल्दबाजी कर गई। मतलब रन रेट जरूर उधर रिक्वायर्ड रन रेट 9 के आसपास था, बट समृति और हरमनप्रीत कौर 10 11 के आसपास का रन रेट भी चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास ऋचा घोष भी आने वाली बैटर है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा थोड़ी जल्दबाजी कर गई। और वो जो पिच थी कि पिच में टर्न था, आगे गई वो शॉट मारने के लिए एस्कलेटन को, और वहाँ पे वो गेंद ब्रेक हुआ पड़ने के बाद, और वही ऊपर उठ गई वो बॉल बीच सर्कल में ही। तो वो आउट हो गई। उसके बाद ऋचा घोष आती है और रन रेट थोड़ा 10 से 11 के बीच भागने लगता है। तभी बारिश होने लगती है, थोड़ी डकवर्थ लुइस का सिनेरियो आ जाता है गेम में। तब ऋचा घोष और समृति मंदाना ने शॉट्स खेलने स्टार्ट किए वहाँ पे, और अच्छे शॉट्स लगाए काफ़ी डाउन द ग्राउंड, और एक दो बड़ी हिट्स भी देखने को मिली। पर वहाँ पे समृति मंदाना ने जैसे ही अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की, तब स्कोर चाहिए था इंडिया को 25 बॉलों पे 45। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एक दो बड़े शॉट्स आ जाएंगे तो इंडिया के पास ये गेम आ सकता है, बट उसी से अगली ही बॉल पे समृति बाउंड्री पे कैच आउट हो जाती है। और फिर 4 ओवर में 45 रन, और ये पिच ऐसी थी कि नए बैटर के लिए यहाँ पे आते ही शॉट्स लगाना मुश्किल साबित हो रहा था, और वही हुआ दीप्ति शर्मा के साथ। दीप्ति शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाई। उसके बाद वो आउट हो गई, पूजा वस्त्राकर से शॉट्स नहीं लगे, तो यहाँ पे ऋचा घोष फंस गई। ना ही तो उनको स्ट्राइक मिल पाई हर बॉल पे सिंगल आने के बाद, और वहाँ पे इंडिया फंस गया, ये पूरा मैच फंस गया। जो 3 4 ओवर में, क्योंकि लास्ट ओवर में तो रन आए, लास्ट ओवर में 21 से 22 रन आए, बट उनसे पहले वाले जो 3 ओवर थे वहाँ पे इंडिया ने 10 11 रन बनाए वहाँ पे 3 ओवर में। तो वहाँ पे ये मैच फिसल गया इंडिया के हाथों से। यहाँ पे ऋचा घोष ने अच्छी पारी खेली। समृति मंदाना ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, उन्होंने 41 बॉल खेल के 52 रन किए, एक छक्का 7 चौके लगाए अपनी पारी में। तो ये एक अच्छा संकेत है इंडिया की तरफ से। ये प्लस पॉइंट देखा जाए इस मैच में तो कि समृति मंदाना वापस टच में आ गई है, जो इंजरी के बाद एक मैच लगा उनको, बट इस मैच में अच्छे टच में आ गई है वो। तो ये और एक अच्छी खबर है। उसके बाद ऋचा घोष तो लगातार अच्छी करती आ रही है, उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया ही है पूरे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। तो उनसे ये उम्मीद है, और आगे भी यही उम्मीद रहेगी, चाहे वो आज का मैच आयरलैंड के अगेंस्ट हो जाए या फिर अगर जीतते हैं तो नॉकआउट्स में। बट ये वाला मैच अगर ऋचा घोष ने यहाँ पे 47 किए 34 गेंदों बॉलों पे, 4 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। इंग्लैंड की तरफ से कैथरीन ब्रंट काफ़ी महंगी साबित हुई। यूजुअली ये देखा नहीं जाता है, 3 ओवर में उन्होंने ऑलमोस्ट 40 रन दिए। और उसके अलावा तो सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, चाहे वो सारा ग्लेन हो जाए, 4 ओवरों में 27 रन देके उन्होंने 2 विकेट हासिल किए।
सोफी एस्कलिस्टन ने तो रन ही नहीं दिए, 4 ओवर में उन्होंने 14 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया, हरमनप्रीत कौर का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। उसके अलावा शार्लेट डीन ने 3 ओवर में 23 रन दिए, उनको कोई विकेट नहीं मिला। लॉरेन बेल ने 4 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला। तो काफ़ी कंजूस भरी गेंदबाजी रही इंग्लैंड के गेंदबाजों की तरफ से। बट यहाँ पे मैच जो लूज हुआ ना, तो ये देखा जाए 4 ओवर में 45 रन चाहिए। यहाँ पे कोई एक ऐसा बैटर आता जो 12 बॉल पे 20 या 22 रन बनाता तो ये मैच इंडिया जीत सकता था। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, दीप्ति शर्मा ने 9 बॉल खेली, 9 बॉल फेस की उन्होंने, 9 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 7 रन बनाए, 9 गेंदे 7 रन। पूजा वस्त्राकर ने 4 बॉलें खेली, 2 रन बनाए, तो टोटल रन दोनों ने बनाए मिलके 9, और बॉलें खेली 13 यहाँ पे। तो 13 बॉलों पे यहाँ पे अगर 20 रन बनते तो ये मैच इंडिया की तरफ आ सकता है, तो क्योंकि इंडिया ये मैच हारा है सिर्फ 11 रन से। तो 9 रन उन्होंने बनाए हैं 13 बॉलों का सामना करते हो। अगर इन्हीं 13 बॉलों पे 20 से 21 रन बनते तो ये मैच इंडिया जीत सकता था। तो यही थोड़ा डिफरेंस बना। एक तो स्मृति मंदाना गलत टाइम पर आउट हो गई, और सॉरी कि नए बैटर्स आए तो वहाँ पे वो पिच को जज नहीं कर पा रहे थे, बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में चले गए। इससे बेहतर ये भी हो सकता था कि वो सिंगल लेके ऋचा घोष को स्ट्राइक पे लेके आ सकते थे, वो भी वो ज़्यादा नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ये गेम इंडिया के हाथों से निकल गया, जब तक कि पूरा कड़ा मुकाबला चलता हुआ आ रहा था 16th ओवर तक। तो बट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई इंडिया से कि सेट बैटर्स नहीं बचे यहाँ पे, और वो खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा। अगर यहीं पे कोई ऐसा बैटर होता जो 12 से 15 बॉलों पे 20-22 रन बना सकता था तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। बट अच्छा मैच हुआ, और जो देखने को हमें पहले से आइडिया लग रहा था कि अच्छा कॉन्टेस्ट होगा दोनों ही टीमों के बीच, दोनों ही अच्छी टीम है। और लास्ट में विनर्स रही इंग्लैंड की टीम, और जो कि अब उनका चांस बढ़ गया है ग्रुप पे टॉप फिनिश करने का। तो देखते हैं अभी क्या होता है। इंग्लैंड का एक मैच बचा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि कल होगा, और आज जो मैच हो रहा है वो आयरलैंड के अगेंस्ट। तो मैंने आपको इसी मैच के अंदर अंदर ही बता दिया कि इंडिया को जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ठीक करनी है वो ये कि बल्लेबाजी तो ठीक है, ये थोड़ा सा गलतियां हो गई इसमें, और 140-50 रन आप अगर कंसेक्यूटिवली बनाते आ रहे हो, इस पिच पे भी आपने इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट अगर 140 किए हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये पिच बहुत ही दूसरी पारी में तो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि गेंद बल्ले पे आ ही नहीं रहा था, और स्पिनर्स का बॉल पर गिरने के बाद ब्रेक कर रहा था, और मीडियम पेसर्स भी अगर बॉल में से अपनी पेस निकाल रहे थे तो वो बॉल भी पिच पे रुक के आ रहा था। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, बट उसके बावजूद हमने 140 रन किए, तो अच्छा टोटल मैं मानता हूँ इसको। तो यहाँ पे एक ही चीज़ सुधारने की ज़रूरत है इंडिया को कि जो डेथ ओवर्स की गेंदबाजी है उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और मिडल ओवर्स में आप गेम है ना अपने से भागने मत दो, सामने वाली टीम नीचे लगी हुई है फिर उसको वहाँ से उठने मत दो। वो गलती हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी की, वो गलती हमने कल लास्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट भी की। तो ये वाली चीज़ देखने की ज़रूरत है। एक तो डेथ ओवर्स की गेंदबाजी, यहाँ पे ज़्यादा रन आप लीक ना करो, और उसके अलावा जो मेन चीज़ रह जाती है आपकी कि जो मिडल ओवर्स में आपने पावर प्ले में विकेट ले ली, उसके बाद रन्स भी इतने नहीं लीक किए आपने, उसके बाद आप ओपोनेंट को गेम में ऊपर आने दे रहे हो, वो अलग, वो गलत चीज़ है यहाँ पे। जो कैप्टन हरमनप्रीत कौर को थोड़ा देखना पड़ेगा, वहाँ पे कैप्टनसी में इंप्रूवमेंट हो सकती है क्या, फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है क्या, थोड़ा और अटैक के लिए हम जा सकते हैं, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि सामने वाली टीम दबी हुई है बिल्कुल, और उसको वहाँ पे बिल्कुल ही मैच को किल कर दिया जाए। ये जो किल वाला फैक्टर है वो लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा कि यहाँ पे विकेट्स गिरते जाए, एक आप नियमित अंतराल पर विकेट्स लेते जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इंडिया के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट मैच में इंडिया को सुधारने की ज़रूरत है। और उसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें ठीक है। बल्लेबाजी में स्मृति मानधना भी फॉर्म में आ गई है, और हरमनप्रीत कौर ने भी लास्ट मैच अच्छा खेला था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, ऋचा घोष अच्छा करती जा रही है। बट उसके अलावा जो उस लोअर ऑर्डर बच जाता है, दीप्ति शर्मा हो जाए या फिर पूजा वस्त्राकर हो जाए, उनको भी, क्योंकि उनको ज़्यादा बॉलें नहीं मिलेगी यहाँ पे, उनको 5 से 10-12 बॉलें ही मिलने वाली है, बट उनमें उनको ट्राई करना है कि अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, एटलीस्ट 130-140 की स्ट्राइक रेट से वो रन्स करने की अगर कोशिश करें तो थोड़ा और ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है इंडिया को बैटिंग में। तो वो वाली चीज़ देखने की भी ज़रूरत है। और आज की सेम पिच पे मुकाबला होगा ये, और मुझे ये लगता है कि
आज भी सेकंड इनिंग में अगर आपको बैटिंग करना डिफिकल्ट हो रहा है तो आप पहले बल्लेबाजी कर लीजिए आयरलैंड के अगेंस्ट। और इतना ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। और थोड़ी सी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उन्होंने ज़रूर अच्छे रन्स किए थे आयरलैंड ने, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ खास नहीं कर पाई, एक तरफा मुकाबला हारे थे वो। तो इंडिया को ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सेम कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। शिखा पांडे हो जाए या फिर पूजा वस्त्राकर, सेम टीम सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। बट हर मैच में एक आधा चेंज हो रहा है तो वहाँ पे सरप्राइज तो आ सकता है कोई भी। या तो देविका वैद्य वापस आ सकती है टीम में, या हरलीन देओल वापस आ सकती है। तो एक आधा चेंज हो सकता है अगर ऊपर नीचे हुआ, या फिर तो उसके अलावा तो ज़्यादा चेंज मैं देख नहीं रहा हूँ यहाँ पे टीम इंडिया से, ना ही बैटिंग ऑर्डर में, ना ही बॉलिंग के जो लाइनअप है उसमें। बट उसके अलावा यहाँ पे टॉस जीत के कि फिर टॉस जीत के यहाँ पे क्या करोगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड इनिंग में पिच और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर तो बारिश का सीन रहता है यहाँ पे कि बारिश हो सकती है, मैच बारिश में थोड़ी खलल डाल सकता है। तो फिर आप पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करने का डिसीजन लीजिए, क्योंकि फिर आप वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आप अच्छे से गेम चला सकते हो सेकेंड इनिंग में, कि आपको जो रन रेट चाहिए उसके हिसाब से आप चल सकते हो। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि हरमनप्रीत कौर आज भी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लेगी। और रेणुका ठाकुर और शिखा पांडे अगर दोनों खेलती हैं, और क्योंकि रेणुका ठाकुर तो खेलेगी, अगर शिखा पांडे भी यहाँ पे खेलती है तो उम्मीद यही रहेगी कि नई बॉल से विकेट चटकाए और आयरलैंड की इनिंग को 110 120 या 100 के अराउंड इर्द गिर्द यहाँ पे पारी को समेटने की कोशिश रहनी चाहिए उनको। तो फिर वो मैच फिर आसान हो जाएगा इंडिया के लिए कि 120 110 इससे ज़्यादा स्कोर ना होने दे तो बेहतर रहेगा। इस पिच पे स्लोवर साइड ऑफ पिच है, स्पिनर से आप अटैक कर सकते हो। नई बॉल से एक बार फास्ट बॉलर से अटैक करिए, उसके बाद आप स्पिनर से अटैक करिए आयरलैंड की टीम को। तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। 120 110 के अंदर अंदर आप समेटने की ट्राई कीजिए। उससे कम रहता है तो और भी बेटर है इंडिया के लिए, टीम के लिए। और वो फिर चेंज स्कोर है, आप जल्दी से चेंज करने का ट्राई कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि रन रेट इंग्लैंड की काफ़ी ज़्यादा आगे है नेट रन रेट की अगर हम बात की जाए। तो फिर यहाँ पे अगर 100 के आसपास अगर समेटती है आयरलैंड की टीम को, तो इंडिया को फिर ऐसे हो सकता है कि स्टार्ट अच्छी मिल जाए 2-3 ओवर्स के अंदर। तो फिर आप उस टोटल के पीछे भाग सकते हो, तेज़ी से वो उसको चेंज कर सकते हो 11 12 13 ओवर में। तो वहाँ से ऐसा चांस हो जाएगा कि इंडिया की नेट रन रेट है वो इंग्लैंड के आसपास आ सकती है। और फिर इंडिया उम्मीद करे कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे। तो वहाँ पे एक ऐसा जो थोड़ा सा चांस है, ग्लिम्स ऑफ होप है थोड़ी सी, वो फिर ऐसी बन सकती है कि इंडिया टॉप पे फिनिश करे और ऑस्ट्रेलिया को अवॉइड कर पाए। बट अभी के लिए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं लग रही है, और उस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले गेंदबाजी करिए और अच्छी बॉलिंग कीजिए। अगर आप अच्छे स्कोर में रिस्ट्रिक्ट करती है आयरलैंड को तो इट विल बी बेटर। तो उसके अलावा देखते हैं क्या रहता है। आज के लिए इतना ही है। होपफुली जब हम इस मैच का रिव्यू करेंगे तो उम्मीद तो ये रहेगी कि इंडिया क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल्स के लिए, क्योंकि तैयारियां बहुत अच्छी की है इन्होंने और करना भी चाहिए इनको सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई। और वो फिर मैच चाहे किसी से भी खेले, ऑस्ट्रेलिया से खेले या किसी और टीम से खेले, अच्छा मैच होगा वहाँ पे देखने के लिए। और हमारी जो उम्मीद है एक और आईसीसी ट्रॉफी की विमेंस क्रिकेट में, वो बनी रहेगी। तो होपफुली इंडिया आज का मैच जीतेगा और काफ़ी अच्छे खासे अंतर से ये जीतेगा, एक अच्छी डोमिनेटिंग विक्ट्री हो, उसी की उम्मीद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।